हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस सीरीज़ में मैं आपको एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। हम आपको इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी है मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपके सामने पीडीएफ खुला है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताऊंगा और पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके पास कोई भी सजेशंस हो, यार आपको इनऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, क्या चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपके जो सजेशंस होंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहा हूँगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो आपका आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंट्री करता है। हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं भाई, एस, पी, डी और एफ। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो हमारा वो क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2, पी में 6, डी में कितने? 10, एफ में 14। तो इसीलिए हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक में। पहला होता है ग्रुप 1, जिसको हम बोलते हैं क्या? एल्कली मेटल। भाई एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम उनको पानी से रिएक्शन कराते हैं, जो उनका सॉल्यूशन बनता है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन बनता है। भाई एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा है भाई? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक मतलब पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है, एज अ बेस काम करते हैं। ठीक है, अब देखना, अब मज़े की बात, अब ग्रुप 2 की अगर बात करें, अब ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखो बचपन में सीखते थे ना हम लोग, बचपन में सीख के आते थे कि ग्रुप 1 में कौन कौन होता है भाई। हलीना की रब से फरियाद पढ़ते थे, रब से फरियाद। एच तो आता नहीं इसमें। ग्रुप 2 में कौन कौन आता है भाई? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब देखो ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, हम ग्रुप 2 में बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करते। ग्रुप 2 में बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल है, या ये पूछे कि सारे ही हैं क्या, तो फॉल्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या ग्रुप 2 के हैं? बिल्कुल करेक्ट। लेकिन क्या सारे के सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं? तो वो गलत है, बेरिलियम नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो भाई अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने चलूं, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो तो कहलाता है भाई, अगर मैं एल्कली के लिए लिखूंगा, एल्कली मेटल्स के लिए, तो वो NS1 है। अगर मैं ग्रुप 2 के लिए लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा भाई? NS2। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्या होता है? सोडियम होता है आपका, सोडियम क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6 है ना, और 3s1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये हो गया आउटर वाला जो NS1 लिखा मैंने ना, NS1 लिखा, ये NS1, तो इसका N=3, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। लेकिन ये क्या होता है भाई? ये एक होता है नोबेल गैस का, तो यही लिखा गया है भाई, नोबेल गैस और NS2, या नोबेल गैस और NS1। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा ग्रुप 1 स्टार्ट किससे होता है? हमारा ग्रुप 1 किससे स्टार्ट होता है? हमारा ग्रुप 1 किससे स्टार्ट होता है? एल्कली मेटल्स का मैंने ऊपर लिखा था अभी, ये देखो भाई, हमारा ग्रुप 1 किससे स्टार्ट होता है? ये रहा, स्टार्ट होता है लिथियम से। और ग्रुप 2 किससे स्टार्ट होता है? बेरिलियम से। पहला ही मेंबर है, और पहले ही मेंबर धोखेबाज हैं। देखना, पहले ही मेंबर धोखेबाज हैं। क्या बोला मैंने? पहले ही मेंबर धोखेबाज हैं। पहले मेंबर्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स, वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो डिफरेंट है बाकी उनके ग्रुप वालों से, उसको बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, अपने फैमिली को धोखा दिया तो दिया, लेकिन दूसरे की फैमिली से जाके जुड़ने लग गए, दूसरे की फैमिली से जाके जुड़ने लग गए। तो जो होता है ना लिथियम, लिथियम सिमिलैरिटी दिखाता है भाई बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम के साथ। किससे दिखाता है? मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम दिखाता है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है भाई, इसको ही इन्होंने लिखा हुआ है, इसको ही इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसी को उन्होंने लिखा है कि इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, ये होता है क्योंकि इनके आयनिक साइजेस, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये रहा, चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो इनका सिमिलर होता है। लिथियम और मैग्नीशियम क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनका चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो बहुत सिमिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले इनका यूजेस, तो ये आप एक लाइन में कभी देख जाना कि जो हमारे होते हैं सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम कैल्शियम, वो बायोलॉजिकल फंक्शंस में काम आते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया कि जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है NS1। ठीक है, अब देखना, अब देखना इनका क्या है, NS1 होता है। अब जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली डोनेट कर सकते हो। आप पढ़कर आते होगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो एल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तो आप उस एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसीलिए एल्कली मेटल्स को बोला जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट कर देता है ना, तो बहुत अच्छा क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए एल्कली मेटल्स को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। कहीं पे भी देखोगे कोई भी एल्कली मेटल, सीधे वो समझ लेना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है भाई, अब समझ में आया, एकदम पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आया होगा। आते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। भाई पीरियोडिक टेबल पढ़कर आए हो, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। ठीक है, ऐसे होता है ना हमारा, ऐसे होता है हमारा, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। ऐसा करके हम पढ़ते क्या थे कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा क्या होता है भाई, साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, शेल का, एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं सबसे पहला ही स्टार्ट वहीं से हो रहा है, सबसे पहला ही स्टार्ट वहीं से हो रहा है, तो भाई सीधी सीधी बात है उनका अपने पीरियड में तो लार्जेस्ट साइज होगा। समझ में आ रहा है? अरे सोडियम ऐसे स्टार्ट होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम चलता जाता है, भाई ये तो पहले आया ना, तो इसका सबसे लार्जेस्ट होगा, क्योंकि बाकी तो आगे जाके डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर तुम नीचे जाओगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, बढ़ेगा। एटॉमिक भी बढ़ रहा है और आयनिक भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, लिथियम का है, फिर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सबसे ज़्यादा सीजियम का होता है। आगे फ्रेंशियम को मत लेना, खाली लिथियम से सीजियम का देख लो। अगर आप लिथियम से सीजियम जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि सबसे लो होती है इनकी, क्योंकि साइज़ बड़ा है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में और एक ही इलेक्ट्रॉन दूर है। और नीचे जा रहे हो, साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है, निकालना और आसान है। तो लिथियम से सीजियम जाओगे तो देखो, देखो, एक मिनट, एक ही मिनट देना मुझे, एक ही मिनट। जितनी भी हम प्रॉपर्टी पढ़कर आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, जो भी हो गया, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा तो घटेगा, है ना। मैंने बोला कि लिथियम से सीजियम जा रहे हो तो शेल्स ऐड होते जा रहे हैं और आपका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से तुम्हारा साइज बड़ा हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है, मतलब उसको निकालना आसान है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है। ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी। भैया पहली बात तो मैं थोड़ा सा मतलब समझाना चाहूँगा कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है, बहुत काम आता है आगे। हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो भाई, देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी, पानी। अब आपका कोई भी कैटायन है, जैसे कि मान लो लिथियम प्लस हो गया या फिर Na प्लस हो गया। अब अगर इसको आप सॉल्यूशन में डालते हो तो ये अकेला नहीं रहता, इसके चारों तरफ पानी आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, पानी आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, पानी आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, पानी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, वो तो मुंह उठा के चला आएगा लिथियम के पास, और इसी को कहते हैं हाइड्रेशन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो आपका साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका साइज बढ़ेगा
तो ये कम होगा, साइज़ छोटा होगा तो ये बहुत ज़्यादा होगा। और याद रखना हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, रिलीज़ होती है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ रही है बात? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, हमने अभी बोला आयनिक रेडियाई में, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, याद होना चाहिए कि आयनिक रेडियाई भी नीचे जाने से बढ़ती है, ठीक है। तो अगर बढ़ रही है साइज, अगर साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी भाई? डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी भाई? लिथियम प्लस की होगी। तो सबसे ज़्यादा पानी से घिरा हुआ कौन होगा मेरे भाई? यही होगा। पानी में पूछा जाए कि स्टेबल कौन होगा, अगर कोई पूछ ले कि पानी में स्टेबल कौन होगा, तो यही होगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है भाई, याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा, वो ये पूछ सकता है ये रहा कि लिथियम की मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, और इसी वजह से लिथियम क्या होता है? डाईहाइड्रेटेड रहता है, LiCl.2 वाटर। अब क्वेश्चन वो उल्टा पूछेगा, दो तरीके से पूछेगा कि लिथियम डाईहाइड्रेटेड रहता है क्यों, इसका रीज़न दे देगा। तो पहली बात है इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, या तो पूछ लेगा कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि लिथियम हमारा डाईहाइड्रेटेड रहता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखना, अब थोड़ी सी ये हो गई हमारी थोड़ी सी कॉमन बातें। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। भाई डेंसिटी की बात कर लेते हैं डेंसिटी की। अब ज़रा बताना डेंसिटी क्या होता है यार? डेंसिटी क्या होता है यार? मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ते आए बचपन से। अच्छा, अगर मैं एटम को स्फीयर मानूँ, तो एटम को स्फीयर ही मानते हैं हम, तो वॉल्यूम क्या होता है? बचपन में पढ़ के आते हो 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी क्या आ जाएगा? मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। देखो, अगर आपका साइज बड़ा तो डेंसिटी छोटी। मैंने अभी पढ़ाया एक रिस्पेक्टिव पीरियड में आपका साइज सबसे बड़ा होता है एल्कली मेटल्स का, तो एक पीरियड में एल्कली मेटल की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। तो जनरली एल्कली मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, जनरली एल्कली मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, ठीक है भाई, लो डेंसिटी। अब नीचे जाओगे तो क्या होगा यार? नीचे जाओगे तो क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जनरली डेंसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मास बढ़ रहा है तो जनरली डेंसिटी बढ़ती है। एक एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन आ जाता है कि आपका पोटेशियम की डेंसिटी कम है। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई पूछे कि डेंसिटी का क्या सीन है, भाई वैसे तो जनरली लो होती है, नीचे जाने पर जनरली बढ़नी चाहिए, बट पोटेशियम की कम होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। दिस इज दी थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं यार फ्लेम टेस्ट पे, देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। एल्कली मेटल्स और उनके सॉल्ट्स आपको एक फ्लेम देते हैं कलर पे, ठीक है। तुम उनको फ्लेम दोगे, वो तुम्हें कलर देंगे। तुम मुझे फ्लेम दो, मैं तुम्हें कलर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तुमने उनको फ्लेम दी, उनको एनर्जी मिली, अब उनका इलेक्ट्रॉन कूदने जाएगा। मैं थोड़ा नाच के आता हूँ, तो कूदने चला गया, हायर एनर्जी लेवल पर गया, ऐसे ऐसे वापस आएगा तो क्या होता है भाई? स्पेक्ट्रम में पढ़ते हो ना, हायर से नीचे आता है तो एनर्जी उतनी लिबरेट करता है, तो वही उसी में कलर देता है, ठीक है। अब कलर याद रखने पड़ते हैं यार, थोड़े से कलर तुमको याद रखने पड़ेंगे। कलर पे डिस्कशन कर लेते हैं यार। लिथियम का कैसा होता है भाई? क्रिम्सन रेड। सोडियम का क्या होता है? येलो। पोटेशियम का क्या होता है? वायलेट। रुबिडियम का क्या होता है? रेड वायलेट। और सीजियम का क्या होता है? ब्लू। अब देखो करना क्या है, अब देखो आपको क्या करना है एक सेकेंड देना मुझे। मैंने आपको ये सिखाया था, अभी मैंने बताया था कैसे लिखते थे ग्रुप 1 को। हा को भूल जाओ तो लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, इसको भी भूल जाओ क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव है। अच्छा, ये भी कोई पूछ ले इसमें रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? तो फ्रेंशियम होता है, फ्रेंशियम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, कैसे लिखना है कलर? कैसे लिखना है भाई? कैसे लिखना है? CVRB। कैसे लिखोगे? CVRB, या फिर लिख लो साइवीआरबी, कुछ इस तरीके से, साइवीआरबी, ठीक है, साइवीआरबी। बारह बोलो। लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वायलेट, रुबिडियम का आपका रेड वायलेट, और सीजियम का आपका ब्लू, ठीक है भाई, समझ में आया। इसलिए इनको आप डिफरेंट फ्लेम टेस्ट से कलर से देख सकते हो। अब देखो भाई, ये चार्ट मैंने बना रखा है, आपके एनसीईआरटी में चार्ट है, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं, आपको क्या क्या सीखना है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट की भी बात चल रही होगी। एक और चीज़ सिखाता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखना, पहले तो देख लो, अगर आपसे कोई ट्रेंड पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेंड,
देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट लगातार घट रहा है, मेल्टिंग पॉइंट लगातार घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार घट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले एल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताओ, तो क्या बोलोगे भाई? लिथियम का सबसे ज़्यादा, ऐसे, ठीक है भाई। और ये देखो डेंसिटी, हमने अभी बोला था ना कि जनरली बढ़नी चाहिए, लेकिन पोटेशियम और सोडियम में एक्सेप्शन आ जाता है। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, दिख रहा है? बढ़िया बात है, मैंने मार्क भी कर रखा है कि ये देखो भाई पोटेशियम का सोडियम से कम आया है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है यार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, वो बता देता हूँ आपको, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। देखो भाई मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग में। किस पे? मेटालिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में शायद पढ़कर आए होंगे, क्योंकि ये मेटल्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर भाई अगर तुम्हें सोडियम को पिघलाना है, कुछ भी करना है, तो एक सोडियम दूसरे सोडियम से कितना स्ट्रांगली जुड़ा है वही तो डिपेंड करेगा कि तुम इनको अलग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मेटालिक बॉन्डिंग दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। पहला डिपेंड करती है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आगे जाएगा अनपेयर्ड। ये भैया समझ में आपको नहीं आएगा, तुम हटा देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज पे, साइज पे, ठीक है। तो देखो, और यही आपका मेटालिक बॉन्डिंग भी है। अब ग्रुप 1 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है, भागना नहीं, भागना नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ग्रुप 1 का मेल्टिंग पॉइंट जर्नली बाकी सबके मुकाबले लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और मैंने अभी बताया, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी, मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी तो भाई तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। समझ में आया? समझ में आया? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम, मेटालिक बॉन्डिंग कम, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम। अब तुम नीचे जा रहे हो, तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक बॉन्डिंग कमज़ोर, और मेटालिक बॉन्डिंग कमज़ोर तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। यही हमारा देखने को मिला है, यही हमारा देखने को भी मिल रहा है। देख लो, ध्यान से देख लो, मेल्टिंग पॉइंट भी घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि तुम नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो रही है, वीक हो रही है, इसलिए तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया, वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, बट आपको समझ में आएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी था। कभी भी आपको असर्शन रीजनिंग में घुसा देगा, परेशान कर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी जो भी फीडबैक हो, डिमांड हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।